ट्रायल कोर्ट कहते हैं बेटे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। चार ऑप्शन ये, एपेक्स कोर्ट किसे कहते हैं? जो हायर जुडिशरी में आता है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट एक साल में कितने दिन वर्क करता है? 180 डेज, 190, 170, 140। सुप्रीम कोर्ट एक साल में कितने दिन वर्क करता है अपना? 180, 190, 140, 190। तो सुप्रीम कोर्ट जो वर्क करता है वो करता है कितना? 190 डेज पूरे साल में। तो 190 पेंडिंग, जो पेंडिंग केस है उसका सुप्रीम कोर्ट के वर्क से कोई लेना देना नहीं। ये एक जुडिशरी का नेगेटिव पॉइंट है। अभी आपने देखा कि नोएडा में जो 2 बिल्डिंग गिरा दी गई है उसका और भी कुछ हो सकता था। नहीं, सुनो, उस बिल्डिंग को एक हॉस्पिटल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। नहीं, आप मेरी बात सुनो ना पहले। हाँ, वही तो मुद्दा है। यहाँ पर जो डिसीजन था वो सुप्रीम कोर्ट की पावर या जुडिशरी की पावर के लिए था। शेड्यूल में जो है वो तो हमारी, जैसे कहते हैं ना, एक घर में स्टोर रूम है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता, उसके लिए जुडिशरी रिव्यू नहीं करेगा। उसके लिए कंडीशन भी शर्तें लागू हुई थी। नहीं, पहले 9 शेड्यूल का एक सेकंड रुको। 9 शेड्यूल में पहले सब्जेक्ट कौन से आगे लिख के दिए है? 9 शेड्यूल में वो सब्जेक्ट ऐड किए गए जिनके लिए कोई भी कानून नहीं बन सकता। फिर केसान भारतीय केस है, उसके लिए जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन उसके साथ भी शर्तें लागू कर दी गई। अभी जब शेड्यूल वाला पार्ट आएगा ना तब ज्यादा क्लियर होगा वो। अभी तो हमारा जुडिशरी क्लियर नहीं हो पा रहा। नहीं, आप जो कह रहे हैं, नहीं वो बात नहीं कह रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। एक कॉमन आदमी हूँ और उस बिल्डिंग को ना गिराया जाए, उसका यूज भी तो हो सकता था, पैसे का वेस्टेज। एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोड जो है, कि इतना सारा जो धूल हुई उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? लोगों को इतनी परेशानी हुई, क्या उसको हम कन्वर्ट भी तो कर सकते नहीं? ये एक सकारात्मक पक्ष भी है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो यह था कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को दिखाता कि लोगों को ट्रस्ट रहे कि न्यायपालिका है अभी भी, उसी लिए वो डिसीजन था। बिल्कुल सही बात है। तो उस समय नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ गया था? वो कोई आया, कोई सामने होने, कोई वाइस चांसलर भी तो होगा उस समय वहाँ पर, वो कोई इंजीनियर तो होगा जिसने पास की थी बिल्डिंग। क्या बिल्डर के ऊपर ही सारा जुर्माना लगेगा? जिसने पास किया वो भी तो होना चाहिए। बिल्कुल है। बिल्कुल, तो उस समय वाइस चांसलर भी तो होगा। बिल्कुल, तो है कहाँ वो लोग जिनके सब बना दो? कोई आया देखो? बस यहाँ न्यायपालिका की वाह होगी भाई वाह, और वहां कुछ लोग नारे लगा रहे थे मोदी जिंदाबाद। चलो हम पढ़ रहे थे बेटे न्यायपालिका। न्यायपालिका में हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, दूसरा हाई कोर्ट और तीसरा लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस पार्ट में आता है? पार्ट 5 आर्टिकल 124 से लेकर 147, और हाई कोर्ट पार्ट 6 आर्टिकल 214 से लेकर 231, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेटे पार्ट 6 आर्टिकल 233 से लेकर 247 या 37। आर्टिकल बताया थे मैंने, कुछ आर्टिकल 30 बताया था, आर्टिकल 124 बताया था, तो बताए थे। सुप्रीम कोर्ट की पावर बताएंगी हम तो बता लेते बेटे एपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में काफी सारे आर्टिकल बताए थे ना,
कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट बताया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बता दिया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कुछ नहीं बताया था, सुप्रीम कोर्ट की पावर बता दी थी, सुप्रीम कोर्ट की पावर थी। एक तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन बताया था, आर्टिकल 131, ये क्या होता है? पूर्ण क्षेत्र अधिकारी का मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो मुकदमा है उसकी सुनवाई कहां पर होगी? ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब वो है जो डायरेक्ट केस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो मुकदमे जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसे कहते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन। एक मुकदमा मान सिविल केस है और एक क्रिमिनल केस है, उसकी शुरुआत कहां से होगी? पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। और ये मुकदमे कौन से हैं जो डायरेक्ट कहां पर जाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट। क्या मेरे और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो मुकदमा है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ओरिजिनल जुडिक्शन के अंतर्गत? मेरा केंद्र सरकार के साथ कोई डिस्प्यूट है या राज्य सरकार के साथ कोई डिस्प्यूट है, इस केस की सुनवाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है ओरिजिनल जुडिक्शन के अंतर्गत। या सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार या 2 या 2 से अधिक सरकार की जो स्टेट है इनके भी डिस्प्यूट में यही जाएगा। मेरा जो मुकदमा वो कहां है? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा। और बताओ कोई? तो मैं बताता हूँ, कुछ बच्चे नहीं होंगे, पहले हमने काफी सारा पढ़ लिया था, बीच में लास्ट क्लास में यहाँ प्रोजेक्ट नहीं था और कुछ थोड़ी सी चीजें प्रॉब्लम थी। अब से क्लासेस जो है वो रेगुलर है सेप्टेम्बर में। अब कोई दिक्कत नहीं आने की, पहले कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, लास्ट क्लास में। अब उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले ये बताओ, जुडिशरी के अलावा आपने कुछ और भी पढ़ा है संविधान में? क्रियान्वयन पढ़ लिया था? क्रियान्वयन हो गया था? मतलब सब नया पढ़ोगे तो सारा नहीं कहा। ठीक है, बताओ और क्या पढ़ा था? एक बात बताओ, पैट का एग्जाम कितने लोगों का है? पैट और एसएससी सीजीएल वाले कितने लोग हैं जो सीजीएल देंगे? ईमानदारी से सभी मैं तो पूछ रहा हूँ, आप ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हो? एग्जाम सभी देने चाहिए, आप तो घबरा रहे हो। सभी देंगे। एमटेट का अभी है किसी का? सीडीएस का एग्जाम नहीं है अभी, सीडीएस का 4 तारीख में आपका। और पीसीएस कितने देंगे अगली बार? और आईएएस दोगे अगली बार? आईएएस तब तक मत देना जब तक मेंस बढ़िया ना पड़ो, याद रखना है तब तक, वरना हर अटेम्प्ट की वैल्यू बहुत होती है। कभी वैसी चक्कर में आके अटेम्प्ट से बिल्कुल मत देना जब आपको लगे कि आप क्या है, पूरी तरीके से परिपूर्ण है, आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल बहुत अच्छा हो गया है, आपका राइटिंग स्किल बढ़िया हो गया है, उसके बाद आप एग्जाम देना, वरना बिल्कुल मत देना कि पीटी के आधार पर। पीटी तो निकलता रहता है, ऐसे भी लोग हैं जिनके 6 पीटी निकले लेकिन मेंस एक नहीं हुआ, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, प्री क्लियर, मेंस क्लियर और इंटरव्यू क्लियर पहली बार में। तो मेंस का सबसे बड़ा योगदान है यहाँ पर, और जब तक मेंस आपका अच्छा तैयार ना हो जाए तब तक बिल्कुल भी एग्जाम प्रीलिम नहीं देना है, क्योंकि यहाँ अटेम्प्ट काउंट होते हैं। उसके लिए यूज करो टीसीएस। और एक और एग्जाम होता है आरओ का, होता है रिव्यू ऑफिसर जो है, वो भी दिया करो।
हाँ ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसमें दो हैं, एक हाई कोर्ट वाला है, एक अलग पीसेस वाला है। जो पीसेस वाला के थ्रू होता है उसमें पेपर होता है मीन्स का अलग से, और जो हाई कोर्ट वाला उसमें तो सिर्फ क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर और टाइपिंग पेपर। ठीक है, तो आईएएस वाला तो क्या है, जैसे ना पॉकेट वीडियो रहता है राष्ट्रपति का, वो जेब में रखना है, उसका यूज नहीं करना बिल्कुल भी, उसका यूज अब ऐसा नहीं कि वो करना ही नहीं है, एज निकल गई तभी करेंगे, ना ना ना। ठीक है, पहले सब्जेक्ट डिसाइड करो क्या पढ़ना है, उसके आधार पर तैयारी करो, और फिर मेंस की तैयारी सबसे अच्छी। 60% मेंस का योगदान है, 60-70%। तो मेंस अच्छे से पढ़ो, पैट का एग्जाम भी दो, नहीं करा एग्जाम सभी देने चाहिए, सभी एग्जाम दो, पैट दो, जो सीजन दे रहे सीजन दो, पीसीएस तो जरूर देना जो तैयारी करेगा अच्छे से जरूर पढ़ के। ठीक है, पढ़ भी रहे हो, अखबार पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, नहीं तो बच्चे मैंने उसी पूछा था कंगारू कोड किसे नहीं बताया था। चलो अभी एक मुद्दा और है, जो झारखंड का मुख्यमंत्री है कौन है, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के बेटे, उनकी मेंबरशिप कैंसिल करने की बात चल रही है। ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा, भाजपा का वहां से कोई संबंध नहीं है, किसी भी व्यक्ति की मेंबरशिप कैंसिल करा सकता है कोई भी ऐसे, मगर उनकी जो मेंबरशिप कैंसिल हो रही है उसका बेस क्या है, करप्शन के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर किसी भी व्यक्ति की एमएलए की मेंबरशिप क्या कैंसिल करा सकता है, कौन कराएगा, राज्यपाल कराएगा, विधानसभा स्पीकर कराएगा, गवर्नर यही, या सुप्रीम कोर्ट का जज, या हाई कोर्ट का जज, या राष्ट्रपति। राज्य में राज्यपाल को रिकमेंड कौन करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का तो इस तरीके से लोकसभा स्पीकर किसी भी लोकसभा के मेंबर की मेंबरशिप को कैंसिल करने की सिफारिश कर सकता है। उसी तरीके से हर विधानसभा में विधानसभा स्पीकर होता है, और इन पर जो केस लगा हो किसका खनन का मामला, उस मामले में तो इनकी मेंबरशिप भी कैंसिल हो सकती है। तो इन्हें मुख्यमंत्री पर से इस्तीफा देना होगा। अब रुको, अब आर्टिकल 14 ये कहता है कानून सभी के लिए एक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, कानून सभी के लिए एक है, और कानून जो है सबको समान संरक्षण देगा, मतलब कानून सभी को प्रोटेक्शन देगा। आप एक आम आदमी हैं या आप एक क्या है बहुत बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शनल है इसका। आर्टिकल आर्टिकल 360 में गवर्नर और प्रेसिडेंट, गवर्नर और प्रेसिडेंट, तो मुख्यमंत्री तो नहीं है यहाँ पर, तो मुख्यमंत्री भी किसमें, हम लोगों में तो आएगा, सिर्फ दो लोगों के लिए। फिर आर्टिकल 50 कहता है, आर्टिकल 50 क्या कहता है, बिल्कुल कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म तो ये कहता ही नहीं है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या कहता है कि अगर कार्यपालिका और विधायिका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है तो जुडिशरी उसे करने के लिए बोलेगा, ये होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था राम जन्मभूमि मुद्दे में कि हम राष्ट्रपति को अपनी एडवाइस नहीं देते। ये भी एक अपवाद है। तो बहुत सारे क्या इसमें अपवाद भी हैं, सारा सब कुछ नहीं है बिल्कुल सही तरीके से वो ना, जिस दृष्टिकोण से आप देखेंगे वैसा दिखाई देगा। आपका जो पढ़ने का तरीका वो अलग है, मेरा थोड़ा अलग होगा, या एक साथ दोनों का हमारा। जब मैं अपने टीचर के सामने जाऊंगा मुझसे वही प्रश्न पूछेंगे जो मुझे नहीं आता, और मैं भी आपसे वही पूछूंगा जो आपको नहीं है। बिल्कुल टीचर है नहीं आप,
माने मैंने कोई टॉपिक दिया याद करने को, आप जो छोड़ गए मुझे बताकर छोड़ गए, बिल्कुल, क्योंकि मेरे टीचर को बताना ये क्या छोड़ता है, ये तो सबके साथ है, ठीक है। चलो मेंस की क्लास नहीं है, अगला प्री की क्लास है, मेंस के लिए अलग से पूछना किसी ने एक अलग से क्लास रखवा दें, ठीक रहेगा, उसमें मेंस के लिए। लेकिन प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती, ये भी एक बात है, ये पैरेलल प्रिपरेशन है, साथ के साथ साथ पढ़ो चीजों। कंडीशन के तहत है, मतलब हर चीज में देखो पढ़ने के दो तरीके हैं, एक तो पढ़ना, मैं अभी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा जो आपने सुने हैं, अभी रुको दोस्तों, ये नहीं एक सेकंड में बताता हूँ ना, ये बच्चों में टेरर लाने वाली बात है। देखो सुनो, नहीं मतलब ये भी एक पार्ट है पढ़ाई का। पहले मैं आया क्लास में एकदम से क्या थोड़ा सा बच्चों को भी डराता हूँ, ये कुछ नए टर्म है, वर्ड है जरा। एक है प्री बार्गेनिंग। प्री बार्गेनिंग क्या होता है कुछ नहीं पता, पहली बार सुना। एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है। एक वादी जैसे जिसने अपराध करा है वो तो प्रतिवादी हो गया, और मैं वादी, मैंने क्या करा है, केस करा। तो वादी और प्रतिवादी के बीच समझौते के लिए क्या होता है, इसे प्री बार्गेनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री बार्गेनिंग, PLEA। तो देख लो इस पॉइंट को, ये कैसा आएगा, एक नया प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, जिसमें कुछ बिल्कुल नई टर्म है, नई टर्म, और है किसे, जुडिशरी, प्री, हाँ प्री बार्गेनिंग, प्री बार्गेनिंग। ये अमेरिका और यूरोप में ज्यादातर पिछले, तो जिसमें क्या कहते हैं, वादी और प्रतिवादी के बीच क्या हो, एग्रीमेंट। अभी चलते हैं कोर्स वगैरह वाले कोर्स प्रश्न बता दूंगी क्योंकि आया था अभी। एक बेटे लिख लो, कोर्टनिक, कोर्टनिक, CORTNIC, कोर्टनिक, कोर्टनिक, CORTNIC, क्या कहते बेटे, कोर्टनिक, हिंदी में कोर्टनिक। कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है इससे। ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे मुकदमे चलते हैं ना, जैसे कोई एडवोकेट है तो वो क्या कर सकता है, इसकी पूरी जानकारी उसे किसमें मिल जाएगी, नेट के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट की किसी भी केस की जो भी मुकदमा चल रहा है,
तो बेटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा ना हमारा ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्या कहते हैं इसे? सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आर्टिकल में आता है ये पार्ट कौन सा बेटे? 6 और आर्टिकल 237 तक आता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट। हाई कोर्ट नहीं हुआ था अभी? एक बात मुझे दिखाऊंगा। हाईकोर्ट के बारे में कुछ नहीं बताया था। ये बता दिया था कौन कौन से हाईकोर्ट कहाँ पर है। हाईकोर्ट में जज का अपॉइंटमेंट बता दिया था। कितने हाईकोर्ट हैं प्रेजेंट? 25 हाईकोर्ट। 25 कौन सा बना है? अमरावती। कहा था? कब बना था? 1 जनवरी 2020 को। 2019 सुप्रीम कोर्ट में जनरली बता रहे थे ना। आर्टिकल जरा एक बार बताता हूँ। आर्टिकल 130 बताया था मैंने। 130 में क्या था? सुप्रीम कोर्ट का रैंक। अच्छा पेज होता सुप्रीम कोर्ट का स्थान बता सकता है। 131 हो गया था। 132 से लेकर 136 कौन सी पावर थी? एपिलेट जुडिशियल होती। फिर 137 जुडिशियल रिव्यू बताया था। 141 क्या था? 141 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय मानने के लिए सभी कोर्ट क्या है? बात है। आर्टिकल 135 बताया था। क्या था उसमें? 135 बताओ भाई। फेडरल कोर्ट की सारी पावर किसको ट्रांसफर कर दी गई? सुप्रीम कोर्ट को कर दी गई। फिर एडवाइजरी जुडिक्शन बताया था। एडवाइजरी पावर होती 143 हो गया था। सुप्रीम कोर्ट का पहला जज कौन बना था? अब सुप्रीम कोर्ट से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहले सीजीआई कौन थे बेटे? हीरालाल देकारिया या गणेश वासुदेव मामलेकर? मामलेकर लोकसभा स्पीकर करते रहे। कौन थे बेटे? हीरालाल। अब हम सुप्रीम कोर्ट से लिखना शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में करेंगे सबसे पहले एक प्रश्न। क्वेश्चन से बताओ। क्वेश्चन से ज्यादा देरी पड़ेगा। प्रश्न है कि इनमें से सुप्रीम कोर्ट में कौन सी महिला जज नहीं है? पहली महिला जज कौन बनेगी सुप्रीम कोर्ट में? फातिमा बीबी। ये तो सबको पता है, ठीक है। तो जो महिला है उनमें से कौन सी वोमेन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं रही है या जज नहीं है, ठीक है। क्लियर? चाहे क्वेश्चन कैसा लिखे हो, रही है, कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है। तो लिखो बेटे, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाली वुमेन जो है कौन कौन? लेटेस्ट कोई किसी को पता? लेटेस्ट अभी पहला एक कंडीशन बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए 3 कंडीशन है, नहीं है? पहली कंडीशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए उसे 5 ईयर एक्सपीरियंस एज ए जज, 5 साल का अनुभव हो, मिनिमम या मैक्सिमम? किसी भी हाई कोर्ट में कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है अगर उसे कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो किसी भी हाई कोर्ट में। एक कंडीशन। या
उसे 10 ईयर एक्सपीरियंस एज ए एडवोकेट, या वो क्या हो, उसे स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ। अभी तक जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में किसी भी ऐसे व्यक्ति को जज नहीं बनाया गया है जो क्या हो, कानून का एक ज्ञाता हो। राष्ट्रपति की नजर में नहीं बना हुआ, क्या कोई बना है? नहीं बना। 1 सितंबर 2022 तक लेकर 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट में किसी भी व्यक्ति को ऐसा जज नहीं बनाया गया है जो स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ। समझते हो कौन होगा वो? जैसे किसी लॉ यूनिवर्सिटी का एचओडी या एडीआई, एडीआई होगा, या कोई बहुत अच्छा वकील रामजेठ मलानी होगा। अरे तुम तो एक अपना अलग संविधान लिख दोगे। बिल्कुल, एक बेसिक्स कुछ इंफॉर्मेशन पूछो, बताओ राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है? 6 साल का होता है। वेरी गुड। लोकसभा स्पीकर को वोट कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। तीसरा, जज ऑफ हाईकोर्ट अपॉइंट कौन करता है? जज ऑफ हाईकोर्ट को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। जज ऑफ हाईकोर्ट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट किस हाउस का मेंबर होता है? लोअर हाउस का। और नया संविधान बता रहे तो सब अपना बिल्कुल अलग। बिल्कुल। राज्यसभा का कोई भी टेन्योर नहीं होता है, राज्यसभा के मेंबर का होता है। लोकसभा स्पीकर कभी भी स्पीकर होने की ओर नहीं लेता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसकी सैलरी कितनी होती है? वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं होती। चलो पीएम बता दो कितनी होती है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। कौन होता है? तो जो ये ओथ लेता है किसकी लेता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस, बिल्कुल सही बताया। वाइस प्रेसिडेंट ओथ तो लेता है किसकी? शपथ वाइस प्रेसिडेंट की लेता है, लेकिन उसे जो सैलरी मिलती है वो किसकी मिलती है? एक्स ऑफिस के चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चलो अब देखेंगे बेटे, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाली कौन कौन सी महिला है? फर्स्ट वुमेन अपॉइंट हुई थी कौन? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी 1989 में। सेकंड, सुजाता मनोहर। सुजाता मनोहर 1994। सुजाता मनोहर 1994। थर्ड बेटे रूमा पाल। रूमा पाल थर्ड। सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाली क्या लिख रहे हैं? वोमेन्स। अब प्रश्न दे दे वो, कोई दिक्कत नहीं, बीच में किसी को ऐड कर देगा। ठीक है, कितनी होगी बेटे? ये हुई थी सन 2000 में। फातिमा बीबी बेटे 1989 में थी। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज फातिमा बीबी, और हाई कोर्ट में लीला सेठ। कौन से हाई कोर्ट में थी? हिमाचल हाई कोर्ट। तो ये थी बेटे सन 2000 में। कौन बनी थी? रूमा पाल बेटे 2000। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला वोमेन सीजेआई नहीं बनेगी। अब बनेगी इंदु मल्होत्रा बनेगी जो बनेगी। ठीक है, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट में अदर जज जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला सीजेआई नहीं बनी है।
ठीक है, कोई LLB वाला भी है क्लास में? नहीं, किसी ने नहीं करी LLB? कौन है? अरे बताते भी नहीं हो। और कोई इधर से LLB वाला कोई नहीं? एक आप देखना, जो भी लोग IAS बनते हैं उनके बारे में पढ़ना जरा। उनका एजुकेशन प्रोफाइल क्या होता है? पूरा रहता है, MA PhD सब कुछ सही, अच्छे पढ़े लिखे रहते हैं ज़्यादातर 70%। तो आप अपनी एजुकेशन को कभी भी ब्रेक मत देना, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो यही तो आएगा उसमें। ठीक है, कभी मत देना ब्रेक। MA और MA के बाद जरूर एक एग्जाम देना जो आपको फाइनेंशियली बहुत हेल्प करता है, नेट JRF। अगर आपका JRF क्लियर तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल खत्म, और आप 5 साल के लिए क्या बिल्कुल सरकारी मुलाजिम हो गए। और उस पैसे को यूटिलाइज करा किसने? प्रिपरेशन। ये एक अच्छी तैयारी है। देखना, बहुत सारे बच्चे टोटल JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सभी वही मिलेंगे स्कॉलर जो है, मोस्टली तैयारी करने वाले, और सिलेक्शन का रेशो भी देखना। लेकिन थोड़ा सा अब 2-3 सालों में चेंज आ रहा है। ये डॉक्टर इंजीनियर है ना, ये बाजी बहुत मार रहे हैं, मोस्टली साउथ वाला लोग। लेकिन जब भी हमारे घर वाले बहुत सेलेक्ट होते, कोई दिक्कत। ऐसे भी फैमिली है हमारे यहाँ पर जिसकी 3 बेटी है, तीनों बेटी क्या IAS IPS है। यहीं पर सिविल लाइन में थे सर, उनकी तीनों बेटी IAS में। ठीक है, और हमारे मेयर का रिजल्ट भी हर साल अच्छा रहता है। तो अपनी एजुकेशन को कभी ब्रेक मत देना, क्योंकि वही चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। आप अपना ऑप्शन रखो, उसी को MA करो, उसी में MPhil करो। वो तैयारी अपनी अलग और ये तैयारी अपनी अलग, बस आपको सेटलमेंट करना है। कुछ बच्चे बीच में थोड़ा सा क्या परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं, उसमें परेशानियां सबके साथ हैं, उन परेशानियों के साथ ही आगे बढ़ना है। आप सोच रहे ना कि एकदम से बिल्कुल सिर्फ BA करेंगे और उसके बाद तैयारी करेंगे, वो थोड़ी सी गलत अप्रोच है। वो अप्रोच नहीं होनी चाहिए। बाई चांस अगर 1% नहीं हुआ, क्योंकि ये भी तो सच है, तो उस समय जो हमारी एजुकेशन है वो हमें काम है। आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, उस असिस्टेंट प्रोफेसर से आप कहीं पर भी बाहर भी जा सकते हैं, रिसर्च के लिए बाहर जा सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट बड़े अच्छे हैं, ज्योग्राफी है बहुत अच्छा, साइकोलॉजी है बहुत बढ़िया है, सोशोलॉजी है, ये बड़े अच्छे सब्जेक्ट हैं रिसर्च के लिए। और यहाँ नहीं, इंडिया नहीं, बाहर भी। जरूरी है कि हम एक क्षेत्र में ही अपना नाम करना है। ठीक है, अब जिसने पेटीएम बनाया वो IAS थोड़ी था, जिसने गूगल पे चलाया वो IAS था, जिसने ATM बनाया वो IAS था, जिसने माइक बनाया वो IAS था। ठीक है, तो मैं एक अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के एक कदम है ना ये। अब जो BA पास वाले जो कदम है, ये बड़े सोच समझ के आगे रखने हैं, बहुत सोच समझ के, क्योंकि जरा सा भी गलत डायरेक्शन है ना तो एकदम से डुबो देगी। सोच समझ के। और LLB भी बेकार नहीं है, LLB से आराम से आप जज की तैयारी कर सकते हैं, और बहुत सारी लड़कियां जज बनती हैं। और वकील, हमारा जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है, और जो अच्छा वकील है वो कभी जज नहीं बनता, नहीं, वकील रहता है वो। आपने मूवी देखी वो जोली LLB? जज साहब तो किससे आते थे? पैदल आते थे। और वकील साहब किससे आते थे? रेंज रोवर से आते थे। और बाकायदा पैकेज देते थे वो कि आप कौन सा पैकेज लेंगे, जिसमें चाय भी 20,000 रुपए की थी। हाँ, फीस है उनकी। रामजेठ मलानी की एक हियरिंग जो थी वो 1 लाख रुपए को स्टैटिस्ट है, सिर्फ कंसल्ट फीस बातचीत की। और हियरिंग कितनी होगी? बस जज और वकील में एक अंतर है, जज को पावर होती है, वकील को पावर नहीं, उसकी तरफ। ठीक है, ये थोड़ी बातें हैं बेकार सी, लेकिन ये भी जरूरी है। तो थोड़ा सा सोच समझ गए। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरा मूड, क्योंकि मैंने वो चीजें झेली हैं और तुम ना झेलो, या मैंने बच्चों को देखा है। ठीक है, चौथी जर्सी बेटे विभक्त सुधा मिश्रा,
सुधा मिश्रा, सुधा मिश्रा थी बेटे 2010 में। फोर्थ कितनी होगी? फोर्थ होगी ना। फिफ्थ कितनी बेटे? आर भानुमति, आर भानुमति, आर बस आर लिखा हुआ, आर भानुमति, जैसे पी चिदम्बरम, एच डी देवगौड़ा ऐसे लिखा हुआ, आर भानुमति। 6 बेटे रंजना प्रकाश देसाई, अच्छा इनका ईयर 2014। 2014 बेटे, नेम था इनका आर भानुमति। अच्छा 6 जो दिए रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई बेटे 2015। जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ये बनी थी फर्स्ट वुमेन एडवोकेट, पहली महिला एडवोकेट जो क्या बनी थी? जज, इंदु मल्होत्रा। नहीं समझ आया? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन उसे 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो एज ए जज। तो जो ऊपर वाले वो क्या है? सभी जज। वो पहले क्या थे? हाई कोर्ट में जज थे, अब क्या बन गए? सुप्रीम कोर्ट में जज। तो दूसरी कंडीशन बताई गई सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, या उसे 10 ईयर एक्सपीरियंस एज ए एडवोकेट। तो पहली महिला एडवोकेट जो जज बनी है वो इंदु मल्होत्रा। हाँ, हाईकोर्ट में एडवोकेट क्या बन गया? ये सुप्रीम कोर्ट में जज। और तीसरी कंडीशन क्या बताई थी? किसी भी व्यक्ति को कानून की क्या होते? स्पेशल नॉलेज हो। तो कोई भी व्यक्ति अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बना है जिसे कानून की स्पेशल नॉलेज हो, अभी तक कोई नहीं बना। सिर्फ 2 कंडीशन वही बनी। और अभी लेटेस्ट कौन सी जज बनी? ये था प्रश्न। अभी लेटेस्ट ये कब नहीं थी बेटे? इंदु मल्होत्रा में भी 2018 में। और नेक्स्ट बनी थी बेटे इंदिरा बनर्जी। इंदिरा बनर्जी ये भी 2018 बनी थी। अप्रैल 2018 बनी थी बेटे इंदु मल्होत्रा, अप्रैल 2018 में। और ये बनी थी बेटे सितंबर 2018 में, सितंबर 2018। तो कितनी महिला जजेस सुप्रीम कोर्ट में? कितनी बेटे? हाँ, जिनमें लेटेस्ट कौन बनी थी? और ऑप्शन क्या देगा? इंदु मल्होत्रा। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक दे देगा अन्ना बोबी जोश। तो इनमें से सुप्रीम कोर्ट में से कौन सी महिला जज नहीं रही? जो भी तो बता ना, ये है, इनके अलावा जो भी दे वो क्लियर रख दो। अरे बताओ डाउट। अब एक प्रश्न हो रहा है, थोड़ा सा इसे पूछ लेता है। ये हालांकि फैक्ट है, इन फैक्टों को कैसे देगा वो? इन फैक्टों को देगा बेटे स्टेटमेंट के हिसाब से कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट क्या बेटे गलत। तो सुप्रीम कोर्ट जब बना था हमारा 28 जनवरी 1950 में इनॉग्रेशन हुआ था, उस समय जजों की संख्या कितनी थी? 1+7, 1+7 कितना हो गया? 8। तो जब हमारे सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था, एक तो क्या था? ये एक अलग है सीजीआई। अब कौन से नंबर के बने? 49। कौन कौन? क्या नाम होगा? यूयू ललित। कहां से? ये बता दें। चलो बता, राष्ट्रपति के चुनाव कौन से हुए हैं? और राष्ट्रपति कौन से नंबर के? ऐसा क्यों होता है? इलेक्शन 16वां है और राष्ट्रपति 15वां है। ये क्या बात है?
एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे थे, प्रेसिडेंट भी रहे थे, जाकिर हुसैन भी है, एम हिदायतुल्लाह भी थे। अखबार नाम पढ़ते इतना झूठ के बोलते हो, अखबार नहीं करते, याद नहीं रहता। कभी ऐसा हुआ यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में फिजिक्स में घुस गए हो? डेली पढ़ते भी तो बेटा, अच्छा और बहुत सारी पढ़ते हो। तो ये तो याद रखना पड़ेगा, कुछ ऐसी जड़ी बूटी खाओ जिसे याद रहे। बादाम खाया करो, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को भिगो के डेली खाते 4। दिमाग तो सभी का बराबर होता है, यूज करने वाली बात है। जापानी भी यूज करता है उसे, और चाइनीज भी करता है, और इंडिया वाला भी करता है। चलो बेटे, 1956 में जजों की संख्या बढ़ गई थी। अब प्रश्न ये आता है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाने का राइट किसके पास है? फिर प्रेसिडेंट को क्या है? अब एक सेकंड रुको, अब मैं दूसरा प्रश्न करता हूं यहीं पर। हाई कोर्ट में जजों की संख्या को, जज हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में जजेस जो इंक्रीज है वो किसके द्वारा होंगे? पहला ऑप्शन पार्लियामेंट, दूसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट, तीसरा सीबीआई की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट, चौथा राष्ट्रपति की सलाह पर सीजीआई। सिर्फ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यहाँ पर किसी से कोई एडवाइस, वो राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया। जैसे हमारे हाई कोर्ट में जो जज है वो 160 है, उन्होंने एक डिसाइड करा कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन अधिक होगी वहां पर जज क्या होंगे? ज्यादा होंगे, और जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम होगी वहां पर क्या होंगे? जज कम होंगे। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम होंगे कितने, इस बात को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है? जजों की संख्या को बढ़ा सकती है, और उसने टाइमली चीजों को क्या करा? इंक्रीज किया। तो 1956 में कितने हो गए थे बेटे? 1 + 10 11, 1 + 10। 1960 में लिखो बेटे 1 + 13, 1 + 13 यानी कि 14। 1956 में कितना होगा बेटे? 1 + 10, 1960 1 + 13, 1978 1 + 17, 1 + कितना बेटे? 7, और 1986 1 + 25, 1986 में 1 + 25 कितने हो गए? 26, और 2009 1 + 30, 2009 में कितने बेटे? 1 + 30, और 2009 के पूरे 10 साल बाद 2019 1 + 33, 1 + 32। तो एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 1 + 33, जिसमें से 1 कौन है हमारा? 49 यूयू ललित, उदय उमेश ललित। ये तो अभी रिटायर हो जाएंगे। फिर मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। 3 कंडीशन है। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? ऐसा भी तो पूछ सकता है। और हमें कंडीशन तो याद है, लेकिन आर्टिकल भी पता है। आर्टिकल 214 है, लेकिन 214 का सब आर्टिकल क्या है? 1 2 3 4। अब उसने उसकी कौन सा बेटे?
लिख लो 124 का 3 आर्टिकल 124 के 3 में क्या लिखा हुआ बेटे, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसको उन्होंने बताया नहीं। संविधान बहुत सारी जगह पर तो क्या हो गया, मौन हो गया ना बेटे। हाँ, नहीं बन भी नहीं पाया। अब जब कोई बनेगा तब उसके बाद ये कंडीशन देंगे, बोला ये चीज यहाँ कॉपी तो करी। एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था, चलो मैंने जगह ही बताता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कंडीशन क्या बेटे, आर्टिकल 124 के क्या बेटे 3। पहली कंडीशन भारत का नागरिक हो। ये मेरे समझ है, भारत का नागरिक कौन है? ये हर बार पूछा भारत का नागरिक कौन है, तो नागरिक बताओ आज है कौन है? तुम सब भारत के नागरिक हो। और अगर किसी व्यक्ति ने अमेरिकन से शादी कर ली, वो भारत की नागरिक होगी यहाँ की, उसे बना देंगे जज अगर उसने एलएलबी कर ली तो। रुको, क्या अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं 1950 से लेकर जब से हमारा सुप्रीम कोर्ट बना 2022 तक कि कोई विदेशी भारत में रहा हो? तो क्या देखा सुना किसी ने कि ये अमेरिकन थी पहले, अब क्या बन गई हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज बन गई? या ये फ्रांसीसी थे, इन्होंने भारत की नागरिकता को एडॉप्ट करा, ये क्या बने आईएएस बनेंगे? क्या ऐसा है? जबकि हमारे देश के तो हैं, भारतीय मूल के तो है, वो भारतीय मूल के हैं, वो मूल के तो क्या पता कैसे चलेगा? ऐसा थोड़ी ना कि मैं अमेरिका जाके शिफ्ट हो गया। एक जीडीपी पढ़ा तुमने कभी? जीडीपी क्या होता है? जीडीपी एक आसान सी भाषा में बताओ, साधारण शब्द। आसान शब्द बताओ। आईपीएल सुना है? आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें कितने खिलाड़ी भारतीय हैं? 7 और 4 क्या है विदेशी। ये जीडीपी का एग्जाम्पल है। भारतीयों का भारत में कमाया गया पैसा प्लस विदेशियों का भारत में कमाया गया पैसा। तो 4 खिलाड़ी कौन है? भारतीय हैं। या कोई भी कंपनी आई इंडिया में, कोई कंपनी आई इंडिया में, उसने अपनी कंपनी लगाई तो उस कंपनी जो पैसा कमाया जो हमारा। फॉर एग्जाम्पल ये बेस्ट प्राइस है नहीं, बेस्ट प्राइस। और भारत का कौन सा है? तो सही है, टीवीएस मॉल का कौन सा था? बिग बाजार। तो उसी तरीके से भारतीय मूल के तो बहुत सारे मिल जाएंगे। ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री बने हैं, सभी और देश है बहुत सारे। तो लेकिन हमारे देश में तो नहीं मिला। बोला ये पहले इंग्लैंड के थे और हमने क्या बनाया इन्हें? भारत का प्रधानमंत्री बनाया। तो अब यहाँ एक चीज हो रहा है, क्या फंडामेंटल ड्यूटी सभी विदेशियों को भी है? क्या फंडामेंटल ड्यूटी सभी विदेशियों को है? नहीं है। ये तो राइट है जो आप बता रहे हो, 15-16 राइट है, ये ड्यूटीज नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल राइट है। 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर, या कि उनके साथ भेदभाव होगा। आर्टिकल 15 नहीं कहता कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना जेंडर के आधार पर, ना रिलीजन के आधार पर, ना रेस के आधार पर, ना कास्ट के आधार पर, ना बर्थ प्लेस। तो उनके साथ भेदभाव है तो खुला चैलेंज है। तो यार सब चुप हो गए, मतलब सीधा पढ़ा दूंगा सही तुमसे। मेरा मोटो पढ़ाने का नहीं, समझाने का जब अगर चीजें समझ आती तो बुक है बहुत सारी, आप जुडिशरी पढ़ लो, एक से बढ़िया टीचर भी है जुडिशरी के।
एक से बढ़िया टीचर, सच में मुझे तो कुछ भी नहीं आता जो उन्हें आता है, लेकिन चीज समझने की है। और ये सब चीजें एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं, सबका रिलेशन। ठीक है, चलो ये सब आएगा। तो किसी भी अभी तक विदेशी को जो भारतीय नागरिक बन गया है, हमने अभी तक उसे कोई पद नहीं दिया, ना उसे राष्ट्रपति बनाया है, ना उसे उपराष्ट्रपति बनाया है, ना प्रधानमंत्री, ना लोकसभा स्पीकर, ना लोकसभा मेंबर, ना हमने उसे कोई जोड़ दी। या आप बताओ, आपने कभी देखा हो कोई ये फ्रांसीसी है, ये अमेरिकन है, ये ऑस्ट्रेलियन है, ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका कैंडिडेट कोई ऐसा है कोई देखा हो? हाँ, पढ़ सकता है वो इंडिया, वो भी जिस कंट्री के साथ हमारे एजुकेशन रिलेशन। जैसे आप CDS में जाओगे तो कई सारे कंट्री के लोग वहाँ आपको मिलेंगे। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान वाले 7 से 8 लोग हमारे CDS में आते हैं एजुकेशन के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी, साउथ अफ्रीका है, काफ़ी सारे लोग हैं अफ्रीका से, नाइजीरियन भी मिलेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कोई नहीं है, यह है कोई नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया वाला कोई पढ़ने थोड़ी आ रहा, हम जा रहे हैं, हम अमेरिका जा रहे हैं। और तो देखो अभी यूक्रेन में झगड़ा नहीं हुआ था, कितने सारे भारतीय थे वहां पर जो डॉक्टरेट कर रहे थे, सुना है कितने सारे लोग वहां पर। देखो बेटे, हम तो स्वदेशी हैं पूरी तरीके से, ना हम कभी विदेश जाएंगे घूमने के लिए, ना अपने बच्चे को भेजेंगे। हमें तो अपनी धरती से प्यार है, अपने देश से प्यार है। हम एक भी रुपया विदेशी को नहीं देंगे, टूरिस्ट पर्पज से बिल्कुल नहीं जाएंगे। हालांकि हमारे रिलेटिव हैं, सारा रहता है हमारा, हम उसके पास कभी नहीं। ठीक है, हम यही रहेंगे भारतवासी। अब जो बाहर जा रहा है वो खुद देखें, क्या हमारे देश में रिसोर्सेज कम है, क्यों छोड़ के जाए? अच्छा बेटे, यहाँ फ्री फीस में भी होता, फ्री फीस में भी होता है, फिर तो कुछ ना कुछ तो बहन करना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं तो आपको रुकना होगा, या तो आप पढ़ा। अच्छा, कई लोगों के साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं, जो बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, जो हमारे देश को छोड़कर चले गए। एक इन्हीं थ्योरी थी, ब्रेन ड्रेन थ्योरी। ब्रेन ड्रेन मतलब सब कुछ हमारे यहाँ दिया लोगों ने, पढ़ाया लिखाया हमने। अब जैसे ना लड़का जो था पढ़ाया लिखा उसके माँ बापों ने, और वो शादी करके SSC बन गया, समझते हो SSC, ससुराल सपोर्ट कैंडिडेट, वो शिफ्ट हो गया। यार ये क्या बात है? ठीक है, चलो नहीं होता है ऐसा। तो ब्रेन ड्रेन थ्योरी में तभी तो इस ब्रेन ड्रेन थ्योरी को कम करने के लिए पैकेज बोले, जो पैकेज आपको अमेरिका मिल रहा है वो यहाँ एक अच्छा इंजीनियर हमने पढ़ाया IIT में, खर्च हमारा हुआ, एक अच्छा डॉक्टर हमने तैयार करा, हमारी सरकार ने खर्चा करा उसके ऊपर, और भाग गया यहाँ से छोड़कर। ये क्या बात है? लेकिन अब ऐसा लोग आ गया है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से PG करते हैं तो आपको एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को छोड़ के जाते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको डिपॉजिट करना होगा। बिल्कुल जरूर करना, मैं तो कहूँगा जरूर करे वो। जबकि अगर आप यूरोप जाओगे, यूरोप से अच्छे डॉक्टर हमारे यहाँ, वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। हमारे तो गाँव वाले को प्रैक्टिकल नॉलेज है बढ़िया से, झोला छाप को प्रैक्टिकल, क्योंकि यार भीड़ इतनी है, वो सीख जाता ऑपरेशन करना, एक का करा खराब, दूसरे का बोला, तीसरे का बिल्कुल ठीक बोला, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या बन गया? सर्जन बन गया। और वहाँ लोग ही बहुत कम है, आदमी बहुत कम है। वहाँ तो हमारे तो भीड़ बहुत है। हमारे यहाँ वकालत का पैसा और डॉक्टरी का पैसा कभी खत्म नहीं है, क्योंकि झगड़े डे बाय डे क्या बढ़ेंगे। तो वकील चाहिए और डॉक्टर है। देखा नहीं अभी कोरोना के टाइम अस्पताल वाले मना कर बोला हम नहीं ले रहे पेशेंट, तो वो भर्ती नहीं करे, बोला नहीं जाओ। तो तभी तो अब इसमें डॉक्टरी टाइम में क्या एकदम से बूम आ गया। अब बहुत लोग डॉक्टरी बोला नहीं, ये पैसा हो गया, क्या पता कोरोना फिर आ जाए। चलो बेटे क्या लिख रहे थे? हाँ, कितने हो गए थे बेटे? हाँ, तो पहली किसमें था? आर्टिकल 120। ये तो तीनों कंडीशन है। पहला क्या होता है? एज ए जज, दूसरा एक एडवोकेट, तीसरा
स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ। एक कंडीशन होती है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए मिनिमम एज का कुछ उल्लेख है। मिनिमम एज कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? अरे चुप, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कोई मिनिमम एज का उल्लेख है या नहीं है? बताओ। वैसे तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशरी की एक अपनी इंटरनल पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम एज को उन्होंने 45 ईयर रखा, लेकिन ऐसा कहीं पर भी लिखित नहीं। तो क्या कुछ विवेक जुडिशरी क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या अपना एक विवेक के आधार पर, तो उसमें कितनी माना उन्होंने कि 45 साल की एज पूरी कर चुका हो। हाँ लेकिन है नहीं। हाँ नहीं, 40 ईयर्स से कैसे बनेगा? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बने पहले, जज भी आप डिस्ट्रिक्ट जज एकदम नहीं बन जाएंगे। सबसे पहले मुंशी पता करें, स्पेशल उनका क्राइटेरिया वो एक्सप्लेन नहीं करा उन्होंने, बोला उसको वो राष्ट्रपति डिफाइन करेगा कि राष्ट्रपति की नजर में ये व्यक्ति क्या है, कानून का ज्ञाता है। अब वो कानून का जो ज्ञाता है राष्ट्रपति पता नहीं कैसे करेगा जस्टिफाई, बोला उसने क्या करेगा, हमारे अकॉर्डिंग तो ये होगा किसी अच्छे लॉ कॉलेज का क्या हो, एचओडी हो, उसे बढ़िया नॉलेज है, या एजीआई भी हो सकता है, लेकिन एजीआई के लिए उसने कर रख दिया कि एजीआई बनने के लिए वही क्वालिफिकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की। एजीआई तो समझते हो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है एजीआई, नोट करके लिख लो। तो एजीआई बनने के लिए भी वही क्वालिफिकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की है। एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। एजीआई हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया लेवल कौन है? के वेणुगोपाल, या सब ये भी कहते हैं लीगल एडवाइजर हो किसका, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार का क्या बेटे ये लीगल एडवाइजर। और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को कौन दिलाता है बेटे? सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को और दिलाएगा लिखे बेटे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को कौन दिलाता है बेटे? राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज कितना है सभी का? 65 एज। नेक्स्ट आर्टिकल 126। नहीं, वो एक उन्होंने इंटरनल बात कही अपनी, औपचारिकता। हाँ वो कहता है कि औपचारिकता के तौर पर वो देगा इस ऑप्शन को कि न्यायपालिका में औपचारिकता के तौर पर कम से कम एज तो 45 वर्ष माना है। इस तरीके से पहली बात तो ऐसा प्रश्न देने का नहीं, मैं तो एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं। आर्टिकल 126 में देखो बेटे, एक्टिंग सीजेआई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, एक्टिंग सीजेआई अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बेटे? राष्ट्रपति करता है। कब करता है? देखो जब बेटे
जब सीजीआई का पद क्या हो, खाली हो, द पोस्ट ऑफ या ऑफिस ऑफ सीजीआई इज वैकेंट, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद क्या बटे, खाली हो, या क्या बटे वो, अनुपस्थित हो, सीजीआई इज टेम्परेरी एब्सेंट, या वो अपना काम करने में असमर्थ हो, सीजीआई इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, वो अपना कार्य करने में क्या हो, असमर्थ। 3 कंडीशन। तो अब फॉर एग्जाम्पल अब कौन है हमारे सीजीआई, यूयू ललित, तो या तो सीजीआई की पोस्ट क्या हो, खाली हो, या वो अपना कार्य करने में क्या है, असमर्थ है, या इसका पद क्या है, खाली है। तो प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेगा, जो 33 जज थे ना, इसमें से सीनियर जज को अपॉइंट करेगा, किसको बेटे, सीनियर जज, क्लियर। एडम हाँ वो 27 नेक्स्ट आएगा। एक सेकेंड बेटा, सुप्रीम कोर्ट में 1+33, जब ये मुख्य न्यायाधीश सीबीआई का पद क्या हो, खाली हो, या क्या हो, वो एब्सेंट हो, कहीं बाहर गए, या वो तबीयत खराब होगी, उन्होंने क्या दे दिया, रिजाइन दे दिया, उस कंडीशन में इन्हीं में से सीनियर जो जज होगा उसे क्या बना देंगे, एक्टिंग सीनियर। तो प्रश्न ये है, एक्टिंग सीबीआई कब तक कार्य करेगा, 6 महीने, 1 साल, या इसका संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है। पीछे वाले तो यार आपस में बात करते रहते हैं, अरे सुनाई दे रहा है कुछ। अब नेक्स्ट सेशन से टेस्ट भी हुआ करेगा इसमें, ये भी सुन लो, और उस टेस्ट में कैटेगरी है, कैटेगरी मतलब कि कितने मार्क्स जो लाता है वो ही क्लास में रहेगा, अदरवाइज बाहर कर दिया जाएगा। तो ये प्रावधान भी आने वाला है, ठीक है। बताओ, मेरे प्रश्न का जवाब तो देते नहीं है, मेरे प्रश्न का हाँ, कि सीबीआई जो है, ये जो सीबीआई था ये तो है नहीं, तो ये जो बना इसमें से सीनियर मेंबर, तो ये कब तक काम करेगा, जब तक नया सीबीआई। अब नया सीबीआई कब आएगा, इस बात को संविधान में कुछ नहीं। अब देखो आर्टिकल 127, नहीं 2 नहीं होने के बेटे, बिल्कुल भी नहीं होने के, 1 होगा। यहाँ तो सीनियरिटी है, बस 1 बार हुआ था गड़बड़ी, उसके बाद गड़बड़ी नहीं है। अब तो सीनियर मेंबर ही रहेगा, 2 नहीं हो सकते। अब सुनो, आप और एक मेरी लास्ट अटेम्प्ट था और आपका पहला था, हम दोनों सेलेक्ट हो गए, ठीक है, मैं और आप दोनों सेलेक्ट हो गए, तो मेरी एज के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे दी जाएगी, आपको। समझ आया? अगर आप और कोई यंग बच्चा है जिसकी एज कम है, 21 साल का, और एक लास्ट अटेम्प्ट वाला है, तो लास्ट अटेम्प्ट वाले को क्या दिया जाएगी, प्रायोरिटी, सेम मार्क्स में। तो वहाँ एज का वेरिएशन आ गया, सेम एज का वाला नहीं आएगा, सेम एज में ये तो कोई अब बात हो जाएगा, फिर क्या, फिर तो भैया जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, फिर तो देखा जाएगा, जबकि जब अभी तो है नहीं कंडीशन, तो ना वक्त के ऊपर छोड़ दिए, कुछ फैसले
वक्त के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। बताओ, उन्हीं पे बहस नहीं करनी। अभी से बोला अगर बताओ कैसे होगा, अब यही तुम भी बैठ जाओ, बोला मुझे क्या पता बेटा, ठीक है। हाँ, वो भी नहीं बताया, मतलब वो भी तो एक्सप्लेन नहीं करा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा। उसने कहा संविधान का उल्लंघन कर रहा है बस, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि संविधान का उल्लंघन क्या करा इसने, वो केस था, कुछ भी बताओ चुप, संविधान मौन। तभी तो संविधान का एक नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि संविधान को एक रद्दी की टोकरी कहा गया है। बोला जो मेन बात है, जो मेन बात है वहां तो कुछ बताते नहीं है, चुप हो गए। बहुत सारे आर्टिकल है, उनमें बहुत सारी चीज, जैसे आर्टिकल 12 में सेम बात है, आर्टिकल 52 में सेम बात है, कि 52 नहीं, वो कौन सा था, 36। फिर उसके बाद 152 में सेम बात है, वही स्टेट के बारे में, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। बोला ये क्या बात हुई, यहाँ भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। 21A तो है एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर ये 51A में क्या है, उसमें 11वीं ड्यूटी तो जोड़ी है। ये क्या कर दिया, पहले फंडामेंटल राइट बना दिया, फिर ड्यूटी बना दिया, ये क्या कर दिया। फिर इसको 19 में भी ऐड कर रखा था, राइट टू प्रॉपर्टी भी थी, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जगह। तो ये क्या है, होच पोच सा कर रखा है। पता ना सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका था, अमेरिका का। सबसे पहले लिखित संविधान ब्रिटेन। हाँ चलो, हाँ एक और बात, ब्रिटेन का तो बताते लिखित संविधान ही नहीं है। अच्छा ऐसा कैसे हो जाएगा, भला ऐसा हो जाएगा कभी कि लिखित संविधान ना हो। चलो मैं बता रहा हूं, है अब जब मैं बता रहा हूं, उसकी कॉपी नहीं है। उसकी कॉपी नहीं, जैसे अभी हम बताएंगे कोर्ट रूम रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड समझते हो कि कसाब को फांसी दी गई थी, तो उसके पूरे का रिकॉर्ड है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा केस कराया तो उसे क्या दी जाएगी, फांसी। तो रिकॉर्ड नहीं है, दिक्कत ये है। हमारे संविधान की कॉपी है, कहां छपी थी संविधान हमारा, बताओ संविधान कहां छपा था। मेरठ की प्रिंटिंग प्रेस थी या नेपा नगर की थी, देहरादून से छपी थी उसकी कॉपी जो थी। चलो बेटे, 8 मुझे बेटा ना पता नाम का वो तो बेटे प्रेस उल्टा की कहां से, ये प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो किसकी दे रहा था बेटा, केसी और जायद कुछ ऐसे नाम था बेटे, पर्टिकुलर नाम तो याद नहीं, मतलब ऑप्शन देखो तो रहेगा, कल बता सकता हूँ। हाँ ये आलोचना नहीं, पहला अमेरिका, पहला लिखित संविधान अमेरिका का, सबसे छोटा, हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा हमारा है। हमारा ऐसा ढुलमुल रवैया भी है, जैसे स्ट्रिक्ट भी है एकदम से सख्त। मास्टर एक बोला कुछ नहीं बताऊंगा, बोला सर बता दो प्लीज, बोला हाँ हम मॉडिफाई कर लेंगे संविधान संशोधन के द्वारा जो चीजें नहीं हो रही उन्हें करेंगे, ठीक है। तो लिखो बेटे आर्टिकल 127 में एडोब जज अपॉइंटेड बाय एडोब, हिंदी में क्या कहते हैं, तदर्थ न्यायाधीश। एडोब तदर्थ ऐसा, जैसा सुनिए तो कॉलेज में कि हमारा परमानेंट टीचर चला गया तो हमने एडोब बेस पर क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया। हाँ उसे बुला सकते हैं वापस, जो सुप्रीम कोर्ट में जज है वो चला गया है, उसे वापस बुला सकते हैं काम करने के लिए। बिल्कुल हाँ, रिटायरमेंट एज की बात तो बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति रिटायर हो गया हो उसके बावजूद भी उसे सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का परमानेंट जज नहीं कहलाएगा, वो तो टेम्परेरी बेस पे बुलाएगा। जैसे ना फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, आप रिटायर हो गए तो आपको वापस बुला लेते हैं, बोला 1-2 साल हमारे लिए और दो, लेकिन वो आपको परमानेंट मेंबर नहीं मानेंगे वहां पर।
तो लिखो बेटे एडोब जज की नियुक्ति एडोब जज अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा बेटे? सीजेआई, भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। कब? जब कोरम में जजों की संख्या क्या हो जाए? कम हो जाए। क्या हो जाए बेटे? जब कोरम में जजों की संख्या क्या हो जाए? कम हो। अब ये समझो, मैं बताता हूँ रिपोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किसे कहते हैं? संवैधानिक पीठ। वो बेंच जिसमें कम से कम 5 जज हों, वो बेंच जिसमें कम से कम 5 जज हों, उसे क्या कहते हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। उससे कम पर नहीं कही जाएगी। कम से कम कितने हो? 5 हो। और अधिकतम की कौन सी रही अब तक? 13 जजों की रही थी। कौन सी? केशवानंद भारती अगेंस्ट केरल केस। तो एक होता कोरम मतलब टोटल सीटों का 1/10। टोटल सीटों का 1/10 क्या कहलाता है बेटे? कोरम का। तो जब कोरम में जजों की संख्या कम हो गई तो सीजेआई क्या करेगा बेटे? हाई कोर्ट से जज कहां आएगा? अब की बार 33 जो थे, ये 3 रहेंगे। क्या रहेंगे? 2। तो इस 2 को पूरा करने के लिए कहां से? एडोब जज। अब यहां से प्रश्न नहीं आता। प्रश्न पूछेगा हाई कोर्ट में एडोब जज को अपॉइंट कौन करता है? हाई कोर्ट में कभी भी एडोब जज नहीं होते हैं। बिल्कुल, हाई कोर्ट में एडोब जज कभी भी नहीं होते। लिख लो इस पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां एडिशनल जज करेगा वो, अतिरिक्त न्यायाधीश। अगर वर्कलोड बढ़ गया तो क्या करेगा? राष्ट्रपति एडिशनल जज को अपॉइंट कर लेगा 2 साल के लिए। नहीं, यहां बस ये लिखना है। ये अभी तो हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे ना, यहां लिखना है एक पॉइंट नोट करके कि हाई कोर्ट में एडोब जज नहीं होते। तदर्थ या अस्थायी कहते ना, एडोब अस्थायी नौकरी, प्राइवेट, टेम्परेरी। क्लियर? तो आर्टिकल 126 क्लियर हो गया। किसको? कैसे? आर्टिकल 141 है। नहीं, वो तो मना कोई एक्सेप्शनल हो, अपवाद वाली हो। जनरली बिल्कुल नहीं मनेगा। जब जरूरत है यहां पर, अब आपकी जॉब लगी कैडर, अब जम्मू कश्मीर कैडर को मिला देंगे हम। तो आपको जम्मू कश्मीर से तो आपको बुलाया गया बाकायदा, आप आओगे नहीं? और कहां बुलाया जा रहा? मेरठ। बोला अपने घर में। हाई कोर्ट तो बहुत सारे हैं, एक थोड़ी है। दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफर, एक हाई कोर्ट में नाम लिया उसने कि मुझे सिक्किम से चाहिए कोई, वो तो जहां पॉपुलेशन है वहां से जज करेंगे। अब यहाँ एक स्टेट थोड़ी है कि बस सर एक ही स्टेट है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तो जज वैसे ही कम छोटे स्टेट है। अब सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। बोला यानी जो मेन 25 हाई कोर्ट है ना हमारे, उस हाई कोर्ट के अंदर। तो एडोब जज समझ आ रहे थे? कोरम बेटे टोटल सीटों का 1/10। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में सीटों की संख्या एट प्रेजेंट कितनी है? 545। तो 545 का 1/10 कितना होगा? 55। तो लोकसभा में अगर 55 सदस्य उपस्थित हैं तो लोकसभा की कार्रवाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो कोरम में टोटल सीटों का 1/10। चलो